अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुजारिश करूं जी कि फिर इमरान खान जो है उनको मिल गई सिक्योरिटी वगैरह, जो उनका बड़ा दिल दुखा हुआ था कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो जो बंदा गाड़ी तक के बिल वसूल करने के लिए, मतलब बिल भेज रहा ठीक कराने के, फिर कह रहा फ़लाँ गाड़ी नहीं फ़लाँ गाड़ी दे दो, तो वो खिलौनों में रहने का आदमी है, खिलौनों का शौकीन है। उसको एक यानी शो बिज़नेस के आदमी को जिस तरह एक दिखावा और नुमाइश के बगैर वो डिप्रेस रहता है। तो खान साहब का मसला ये भी तो है ना कि उन्होंने अपनी मौत की बात करके कि मुझे कत्ल किया जा सकता है, उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनको मुतवज्जा कर दिया है। अब वो सारे इमरान खान इज़ डार्लिंग ऑफ एवरी एनिमी ऑफ पाकिस्तान। इंडिया के तो वो डार्लिंग है ही हैं कि यार इस बंदे ने पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर वो गालियाँ पड़वाई हैं कि इंडिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके ये काम नहीं कर सकता था। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। इसी तरह से वो अकेले नहीं है, वो चूँकि बाकायदा रियासत है, लिहाजा वो एक मजबूत रियासत है भारत, तो वहाँ पे इस तरह की डिबेट और खुशी का इजहार खुल के होता है। लेकिन बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, खुद अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, बलोच हैं, बाकी जो एंटी पाकिस्तान जितनी भी फोर्सेज हैं, वो उस तरह से प्रेस रिलीजें तो जारी नहीं करेंगे ना, वो तो अपना खामोशी से टारगेट करके अपने काम पे लग जाएंगे। तो वो सारे के सारे, उनको तो इमरान खान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। इस वक्त हर वो आदमी जो पाकिस्तान की फ़ौज का दुश्मन है, पाकिस्तान का में सिविल वॉर चाहता है या पाकिस्तान से इंतकाम चाहता है, देखें ना, बहुत से तालिबान ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से इंतकाम चाहते हैं। अमेरिका बज़ाहिर रास्त तो खुद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है इस वक्त, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से इंतकाम लेना चाहेगा तो अमेरिकी अगर सपोर्ट ऐसी प्रोवाइड कर सके जो इस वक्त वो कर देंगे। तो इमरान खान ने ये बात कह के कि वो मौत वाली जो बात उसने की है, वो खुद भी और शरीफ फैमिली का हर आदमी और पीपल्स पार्टी ये इन सब की ज़िंदगी अब हाई रिस्क पे चली गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान का हर दुश्मन ये चाहेगा कि वो अफरा तफरी पैदा करने के लिए, इस वक्त जबकि हम बज़ाहिर बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो उस बैंक करप्सी की तरफ जाते हुए उसके बाद एक तूफ़ान आना है, सप्लाई लाइन्स बंद होंगी, पेट्रोल मिलना बंद होगा, अशिया मिलनी बंद होंगी, दवाइयाँ मिलनी बंद हो जाएंगी, तो वैसे पैनिक आ जाएगा। उस पैनिक में इफ़ यू ऐड ऑन अनदर हाई स्केल मर्डर, तो उसके बाद फिर वो यानी वो जो गली गली मोहल्ले वाले फसाद वाली बात है वो यानी और उसके बाद भी और यानी इस तरह की कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा होती है, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो रवायती सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके तो अपने अंदर डिविजन्स हैं। तो जो भी पाकिस्तान का इस वक्त दुश्मन है उसके लिए इमरान खान ने आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है टू स्ट्राइक, जैसे भी स्ट्राइक हो सकी, और वो होना शुरू हो गई हैं, आप देख रहे हैं, मजीद होंगी, ये रुकेंगी नहीं। तो आपने ये देख लिया कि इमरान खान ने एक और काम जो बहुत कमाल का किया, वो ये किया कि उसने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। यानी वो ये अपनी तकरीरों में, जलसों में जिस तरह मुखातिब करके उसने जनरल्स को, आर्मी को, लोअर रैंक्स, मिड रैंक, अपर रैंक, इमरान खान ने एक बात बार बार उन्हें कही है कि देखो ये जो पार्लियामेंट है ना, आइन, ये तुमने दुनिया को दिखाने के लिए रखी हुई है, ढकोसला है ये, इसकी हैसियत कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब तुम लोगों ने, यानी वो GHQ से इमरान खान कह रहा है कि ये जितने इदारे हैं, पार्लियामेंट, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, आइन, ये सब तुम लोगों ने ढकोसला रखा हुआ है सर्कस दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें इमदाद मिलती रहे, ट्रेड चलती रहे, पैसा आता रहे, एक ग्लोबल रहने की इजाज़त मिले, यानी बाकी दुनिया के साथ इंटरेक्ट की। इस मजबूरी के तहत ये सर्कस बना रखी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तमाम चीज़ों की हैसियत एक सर्कस, एक तमाशे, ढकोसले के अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। यू आर दैट पावर दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंट्री। तुम वो ताकत हो कि तुम्हारे कहने पर इलेक्शन कमीशन चलता है, तुम्हारे कहने पर अदालतें चलती हैं, तुम्हारे कहने पर पार्लियामेंट आती है, तुम्हारे कहने पर सियासत चलती है, तुम्हारे कहने पर लॉ एंड ऑर्डर चलता है, तुम हो। सो मुझे इलेक्शन चाहिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं कहूंगा। बेशक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने खुद लगाया था, आज मुझे वो सूट नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा, मर्जी मेरी, बदल गया मैं, मुझे ये तब्दील करके दो, क्योंकि इसकी हैसियत कुछ नहीं है इलेक्शन कमिश्नर की। मैं जानता हूं किसी जज की कोई हैसियत नहीं है, मैं इसलिए अदालत कोई फैसला मानूंगा। मैं वो देखे ना, वो सही जगह फोकस करके एड्रेस कर रहा है, और उसने पूरी कौम को बताया है, रीअश्योर किया है कि ये सब ढकोसला है। आईनी इंतजाम, पार्लियामेंट, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, ये सब स्मोक स्क्रीन है, ये इसके अंदर कुछ नहीं है। हर रास्ता एक ही जगह जा रहा है, वो GHQ है। तो GHQ को वो एड्रेस करके ये कह रहा है कि जो चीफ है इस वक्त ऑफ आर्मी स्टाफ, बगावत कर दो इसके खिलाफ, असल ताकत तुम्हारे पास है, वो उसको भी तोड़ रहा है। यानी वो आदमी जो नवाज शरीफ पर ये इल्ज़ाम लगाता था ना कि पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, पंजाब पुलिस बनाना चाहता है,
वो आदमी फौज को पंजाब पुलिस नहीं, पख्तूनख्वा की भी नहीं, वो तो उसको एक ऐसी जाती फोर्स बनाना चाहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। वो क्यों इतनी फ्रीडम लिबर्टी ले रहा है और क्यों उसको इतनी जगह मिल रही है, उसकी वजह ये है, जो लोग हैरान हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप दुनिया में हर तरह की शादी भी एक तरह की पार्टनरशिप है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी इदारे से काम करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये भी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आप। पार्टनरशिप एक तरह की हो जाती है। तो पार्टनरशिप के बारे में एक बात जान लीजिए कि सबसे ज्यादा मजबूत पार्टनरशिप जो होती है, ना टूटने वाली या ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचेस जिसमें आ सकते हैं, वो होती है पार्टनरशिप पार्टनर्स इन क्राइम। यानी अगर आपने दो लोगों ने मिलकर बैंक लूटा है, दो लोगों ने मिलकर कत्ल किया है, दो लोगों ने अब क्राइम, दो लोगों ने पार्टनरशिप करके क्राइम किया है, यह पार्टनरशिप बड़ी मजबूत होती है। इस पार्टनरशिप को तोड़ना आसान नहीं होता। इसमें एक फरीक अगर पीछे हटे तो दूसरा फिर वही करता है जो इमरान खान ने इनके साथ किया है और कामयाबी से किया है। इमरान खान ने यह रास्ता दिखा दिया है कि इनको अगर आपने कंट्रोल करना है, मक्तदरा को, तो कैसे करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह रास्ता जिस पर चलकर बज़ाहिर इमरान खान कामयाबी हासिल कर रहा है, यह रास्ता फजलुर रहमान के लिए भी खुला है, आगे मौलाना के लिए। यह रास्ता बाकी तमाम सियासी जमातों के लिए सबक है कि अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है तो यू हैव टू अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक करो इन पे, तो ठीक है। और वो अटैक करके आपने देखा कि यानी वो अब आगे बढ़े। मरीम नवाज का कल का गुजरात का जलसा, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है। मैं बार बार कितना आदमी तारीफ कर सकता है, वो कमाल की। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, मैं आपको इसका जरा ये भी बता दूं कि ये तकरीरें, और आप जब सल्तनतें होती थी तो बादशाह अपने अवामों को अपने यानी बताने के लिए कि वो कितना ताकतवर है, वो कितना सुपर ह्यूमन है, उसको तलवारबाजी, अच्छा घोड़ों की सवारी के मुकाबले, हाथी की लड़ाइयाँ, अच्छा उसके बाद शिकार, ये बादशाहों का बड़ा एक, यानी शेर का शिकार किया है, वो शिकार पे जाता है, रीछ का शिकार किया है। अच्छा फिर यानी किसी तरह के डुअल्स, यानी किसी तरह की कुश्ती, यानी एक मुकाबले, उस ज़माने के जो खेल होते थे, तो वो बादशाह को अपनी आवाम के सामने अश्योरेंस, रीअश्योरेंस, 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 जंगे करके नए इलाके जीत रहा है, अपने लोगों को यानी अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए कन्विंस करने के लिए कि ही इज़, मतलब है अ फिट टू लीड, ही इज़ नॉट अ कॉमनर। उसको ये करना पड़ता था, खौफ करने के लिए भी मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती थी और अपनी अहलियत दिखानी पड़ती थी कि ये बहुत अच्छी तलवार चलाता है, ये बहुत अच्छा घोड़ा चलाता है, ये बहुत अच्छा कमांडर है, मतलब उसको अपनी स्किल्स। बाद में नेशन स्टेट और जो चीज़ें तब्दील हुई, अब ये जो स्किल है, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो बुनियादी तौर पे क्राउड के सामने जब जाके स्पीच देता है तो वो उसकी एक आर्ट होता है, वो उसकी एक परफॉर्मेंस होती है। देखिए, जिसके मुंह में ज़बान है वो बोल सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है। उन्हीं लोगों में से एक आदमी उठ के जो लीड करता है, मैं तो मेरा लीडर हूं, वो बातें ही कर रहा होता है ना, तो मुंह से हाथ तो नहीं निकाल रहा होता, करतब तो नहीं दिखा रहा होता, तलवार तो नहीं चला रहा होता, पुराने ज़माने चले गए हैं। वो ये बता रहा होता है कि बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिस तरह से मैं बात करता हूं और तुम्हारे दिल की बात करता हूं और जो बातें मैं करता हूं वो बातें तुम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई आई एम योर लीडर, सो यू हैव टू असेस माई परफॉर्मेंस। मैंने आपको कन्विंस किया, आपको मेरी बात में दम लगा, अगर दम लगा और पीछे मैं उसका वो दे रहा हूं तो आई एम फिट टू बी योर लीडर। तो ये हर एक लीडर बड़ी इम्तहान से गुजरता है। यानी मरीम नवाज ये जो तकरीर करती हैं, जो कल भी उन्होंने की, जिससे वो मेला लूट लेती हैं, जिससे वो एक माहौल बदल देती हैं, जिससे वो एक लोगों का यानी एनर्जाइज कर देती हैं, उनको रीअश्योरेंस देती हैं कि अभी वो हैं, अभी एंटी यानी इमरान और वो उस तरह की जो फोर्सेस हैं उसके मुकाबले में एक ये कुव्वत मौजूद। वो रीअश्योर करना इतने बड़े क्राउड को, ये मजाक नहीं होता। ये वो लीडर जाके उसके पीछे शदीद मेहनत होती है, यानी उसकी मेहनत है, उसका कॉन्फिडेंस है, वो खड़े होके, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल अपना कैरियर और पार्टी का कैरियर बहुत, यानी एक देखने में अगर गलती हो जाए किसी लीडर से तो कैसी बात उड़ती है, फिर कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो आप लोगों के सामने जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देन यू हैव टू शो योर स्किल्स। अच्छा, वो जो स्किल्स है, ये वो स्किल्स नहीं है कि आपने ऑफिस में बैठ के मीटिंग चेयर करनी और आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन इकोनॉमी समझते हैं और वो नहीं, ये अवामी मामला है। यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है
यहाँ मजदूर की भी वही हैसियत है फैसला करने में जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डॉक्टर की है। तो मरियम नवाज़ इस स्किल इस फ़न में कमाल पे पहुंच चुकी हुई हैं। और इसमें ये भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो होता है जब वो आके अपने अवाम को जब वो ये बताती हैं परफॉर्म करके कि मैं खड़ी हूं, एक हौसला देती हैं वो कि अपनी पार्टी उनकी खड़ी है, तो हर तकरीर एक नया इम्तहान है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तकरीर कर दी अब वो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, नहीं, ये इम्तहान वो है, ये वो छलनी है जिससे उन्हें तमाम ज़िंदगी गुजरना है। जब तक ये कैरियर में रहना है इससे गुजरना है, बार बार गुजरना है, लोगों को रीअश्योर करना है कि यस आई एम अ लीडर, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग माई जॉब। मतलब ये एक होता है ना। अच्छा, अब अमेरिका और यहाँ वाले माशरे में तो जाहिर है वो तकरीरों का कंटेंट डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी सोसाइटी यहाँ की पढ़ी लिखी है, यहाँ इंसान और तरह के हैं। हमारे यहाँ जाहिर है कि वो इल्म नहीं है और जज्बात, और वो पीछे, चूँकि तारीखी तौर पर बहुत पीछे अभी हम हैं, तो हमारे यहाँ लीडर के लिए ये भी मुमकिन नहीं होता कि वो सिर्फ लॉजिक पर बात करता रहे, वो सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता रहे, या वो पढ़ी लिखी बातें करता रहे, यानी उस तरह की बातें जो आमतौर पे यहाँ होती हैं। वो अगर आप पढ़ी लिखी बातें करके तो वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, उसको एक खास तरह का इमोशन चस्का चाहिए, उसको बढ़के भी चाहिए, उसको एक वो फिल्म वाली एक एंटरटेनमेंट भी चाहिए कि वो लीडर जो है वो खड़ा होकर धाड़ रहा है शेर की तरह और वो अपने मुखालफों को नीस्तो नाबूद कर देगा, क्योंकि वो सामने तो अब करना मुमकिन नहीं रहा ना कि डुअल्स हो रहे हैं। तो ये एक बेसिकली फ़न तकरीर में मरियम नवाज़ का कोई आसानी नहीं है और बहुत उन्होंने कमाल किया। हमज़ा शहबाज भी मैं देख रहा था कि कल उन्होंने जो ऐलान वगैरह किए, अब दम आ गया उनकी आवाज़ में, हमज़ा की भी आवाज़ में वो दम एक आ गया है। अब देखें बाकी तो ज़ाहिर है वो मतलब है वो अभी उस तरह से परफॉर्म करना उनके लिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि एक तो एनीवे बहरहाल वो भी अपनी ग्रिप लेते चले जा रहे हैं। मगर सूरत हाल जिस तरफ जा रही है अब आगे तो यही लग रहा है ना जी कि ये हुकूमत नहीं मतलब ये बोझ अगर उठाने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान का, तो फिर तो बैंकरप्सी अब आ रही है सामने, कोई मौजज़ा ही है जो बचा ले। तो ठीक है, अब अगर ये जाएंगे और बैंकरप्सी आएगी तो ये हमारे वो जो इनकलाबी हज़रात हैं जो ख़ुद भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं और लोगों में भी हैं, बस वे लोग इस बात पर ख़त्म करते हैं कि देखें अगर कोई गलतफ़हमी बहुत ज़्यादा आदमी चला जाए ना तो फिर उसको होश में लाने के लिए, रियलिटी, बैक टू रियलिटी लाने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा किसी कैफियत की वजह से भूल ही जाए, तो फिर दुनिया में तरीके होते हैं उसको रियलिटी वापस लाने के लिए। उसके मुंह पे ठंडा पानी फेंका जाता है, उसको दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, उसका सर हिलाया जाता है, उसको झंझोड़ा जाता है, और अगर ये भी चीज़ें आदमी इनकार कर दे तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ते हैं। उसको हाइपर हुआ होता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसको नॉर्मल, उसको काम डाउन करने के लिए ये फिर तरीके दुनिया में हैं। अब क्या करें, हमारा इज्तिमाई जो मर्ज़ है वहमों का और झूठ का, प्रोपेगेंडे का, क्योंकि पूरा माशरा ही झूठ पे खड़ा हुआ है, तो हमारा झूठ आखिरकार हमें उस बंद गली में ले आया है जहां अब अगर बैंकरप्ट हम होते हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली ये वो शायद अब बिजली के वो झटके हैं जो पूरी कौम और एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट इन सब को, ये जो इनकलाबी उर्तुगल बैठे हुए हैं टीवी ड्रामा को दुनिया समझते हैं, तो उसके लिए ठीक है फिर ये इलेक्ट्रिक शॉक आएंगे जो कि बहुत तकलीफ़ दें होंगे, बहुत तकलीफ़ दें होंगे और अनइमेजिनेबल एंड अनरेस्ट आ सकता है। तो लेकिन ये इसके बगैर मेरा ख्याल है कि अब हमारा इलाज और को रह नहीं गया। अगर ये इसी तरह से चेपियाँ कच्चे पंचर लगा के हम फिर आगे निकल जाएं, थोड़ी रिलीफ लेके फिर आगे निकल जाएं, वो रास्ता पीसफुल है आइन की हुक्मरानी के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ, लेकिन वो रास्ता हमें कबूल नहीं है। तो उस रास्ते पे चलेंगे 2 साल 1 साल के बाद फिर कोई तजुर्बा होना है, तो ठीक है एक दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो ये मिल जाए, रॉक बॉटम हिट करना है ना, तो वो अब ये इस महीने मई में और जून तक ये फ़ैसला हो जाएगा, अगले 2 हफ्ते बल्कि अगले हफ्ते 10 दिन में ही, मेरा ख्याल 4-5 रोज़ में शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ के बस ठीक है फिर इस्टेब्लिशमेंट जाने, केयर टेकर जाने और पाकिस्तान की इकॉनमी जाने, फिर उर्तुगुल चलाएँ देखें और उसका नतीजा देखें और उसके बाद फिर तय कर लेंगे कि क्या करना है। लेकिन अल्लाह खैर रखे, बस हम दुआ ही कर सकते हैं। अगले भी लोग मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, पाकिस्तान के हमसायों को भी शाद और आबाद रखे, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।